नमस्कार, मेरा नाम है हर्षवर्धन सिंह और आप देख रहे हैं एमएस टीवी। शो है रूबरू और आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में हैं गरिमा कटियार जी, जो कि एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट हैं, मॉडल हैं, पेजेंट विनर हैं। अभी हाल-फिलहाल में दुबई भी गई थीं, उसके बाद आके तबीयत ख़राब कर ली उन्होंने। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि वो करती हैं। अब जो मैंने दुबई वाली बात बोली, वो बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि आप हर बार, हर एक इवेंट में केवल रैंप पर चलने के लिए नहीं जाते हैं। उससे पहले की जो इतनी बड़ी ज़िंदगी आप जी चुके हैं, उसमें जो आप करते हैं, वो जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, आप वो भी निभाते हैं। चाहे वो घर में रहकर हो, चाहे किसी कॉन्फ्रेंस में जाकर हो, चाहे कुछ भी करके हो। तो उनका बैलेंस बनाना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो आज हमारे साथ हैं, करेंगे उनसे बात, समझेंगे कि किस तरीके से वो बैलेंस बनाती हैं, किस तरीके से वो ये सारी चीज़ें जो आज कर रही हैं, यहाँ तक पहुँची हैं और बहुत कुछ। बहुत-बहुत स्वागत है गरिमा जी। नमस्कार। बहुत अच्छा। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। जी। गरिमा जी, सबसे पहले तो अभी हाल-फिलहाल में आप दुबई गई थीं, हाँ जी। तो मैं उसके बारे में जानना चाहूँगा कि व्हाट वाज़ दैट ऑल अबाउट? हाँ जी, मैं दुबई गई थी एमडीआरटी की ग्लोबल कॉन्फ्रेंस थी। अगर मैं इन जनरल लैंग्वेज में कहूँ जो आम भाषा में लोग समझ पाएँ, हुँ, तो जैसे ऑस्कर होता है, ऑस्कर में लोग जाते हैं, हुँ, उसी तरह का इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ये ऑस्कर है। अच्छा, और इसके लिए एक हमें क्राइटेरिया होता है, उसको कंप्लीट करना पड़ता है, तभी हम एलिजिबल होते हैं और इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर पाते हैं। ओके। आपने वहाँ मेरे ख्याल से वो पूरा एक सेशन लेक्चर भी कुछ इस हाँ तरीके जी, से रहा ना? तो मेरे लिए एक प्लस पॉइंट ये था कि उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करना और उस कॉन्फ्रेंस में एज़ स्पीकर मैंने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया, तो वो एक कहते हैं इंडिया को मैंने रिप्रेज़ेंट किया तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात थी। जी, पूरे इंडिया से सिर्फ़ हम 4 स्पीकर थे, जो अलग-अलग कंपनीज़ से थे। जी, जी, जी। तो ऑब्वियसली वो एक गर्व था और खुशी थी, सब कुछ था। बहुत खूबसूरत। नहीं, ज़िम्मेदारी का भाव जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जी। अच्छा गरिमा जी, आपने कहा ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री, है ना? तो मैं इस तक का जो आपका सफ़र है इंश्योरेंस इंडस्ट्री तक का, मेरे ख्याल से 18 साल हो गए, है ना हाँ जी, एक्सपीरियंस? बिल्कुल। तो शुरुआत कहाँ से हुई, बचपन कैसा था एंड हाउ डिड यू एंडेड अप इनटू दिस इंश्योरेंस इंडस्ट्री? मैं थोड़ा-सा जानना चाहूँगा। हाँ जी, आप जानते होंगे जब बच्चा पढ़ाई शुरू करता है तो उसको कुछ-कुछ लगता है ना कि अब मुझे ये करना चाहिए। जी, तो शुरू से मुझे लगता था कि नहीं मुझे डॉक्टर बनना है। तो मैंने जैसे हम लोगों के यहाँ यूपी बोर्ड था क्योंकि मम्मी-पापा दोनों गवर्नमेंट जॉब में थे। जी, तो हम ज़्यादातर ट्रांसफ़र होता रहता था तो हमें यूपी बोर्ड ही मिलता था। तो हम वहाँ जाते थे तो 10th में मैंने भी बायो लिया। टचवुड नंबर भी अच्छे आए। 12th में फिर हमने कोशिश की, फर्स्ट अटेम्प्ट दिया। फिर समहाउ वो मन नहीं बना। लगा कि नहीं ये हमारे लिए नहीं बना है, हमें कुछ और करना है। अच्छा, और कुछ-कुछ चीज़ें आपके अंदर से पहले से होती हैं। तो बिज़नेस माइंडेड बहुत थी। शुरू से कुछ ना कुछ करना कि अच्छा ये है, इसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसे बढ़ा सकते हैं, लोगों को आइडियाज़ भी देती थी। तो वहाँ से मुझे लगा कि नहीं यार मुझे कुछ अपना करना चाहिए, लेकिन करने के लिए उससे पहले एक नॉलेज होनी चाहिए, एक कौन-सा एजुकेशन शहर होनी था ये चाहिए। जहाँ पे आप ये सब कर रही थी, सोच रही थी? आगरा में आगरा में। जी, शुरू से हम आगरा में रहे, उसके बाद कुछ टाइम हम अलीगढ़ में भी रहे, मथुरा में रहे, जी, मम्मी फिरोज़ाबाद में भी रही। पर मैं ज़्यादातर आगरा, मथुरा और अलीगढ़ में रही, वहाँ से ही मैंने अपनी कंप्लीट किया स्कूलिंग और फिर ग्रेजुएशन के लिए अगेन आगरा में आ गई। तो बहुत ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों मेरी आगरा से ही हुई है। बहुत अच्छा। वहाँ पर मैंने बीबीए में एडमिशन लिया जी, और ऑब्वियसली दिमाग में यही था कि आगे एमबीए करूँगी और बिज़नेस में कुछ आगे करना है। बीबीए करने के साथ-साथ मुझे जब एमसीए का पता चला तो मुझे लगा कि नहीं यार, इससे मुझे और ज़्यादा आप अपनी स्किल को एनहांस कर सकते हैं। पर ऑब्वियसली मेरा और मतलब बीबीए और एमसीए का तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं था, बट उस टाइम पे कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ था ई-कॉमर्स का। जी, और आज तो हम सभी जानते हैं ई-कॉमर्स किस लेवल तब वो पर नई है। बात थी। उस टाइम पर तो वो बिल्कुल नई नई चीज़ें थी। तो मैंने फिर मास्टर्स किया है ई-कॉमर्स में और दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एमसीए और एमबीए अच्छा, कि आप कैसे बिज़नेस को इलेक्ट्रॉनिकली या डिजिटली प्रमोट कर सकते हैं। बहुत अच्छा। तो वो मैंने कोर्स किया। मीनव्हाइल मेरी मैरिज हो गई और मैंने मैरिज के साथ-साथ ही अपनी उसी ड्यूरेशन में पढ़ाई कंप्लीट की और फिर उसके बाद हम लोग दिल्ली शिफ्ट हो गए। अच्छा,
तो लास्ट 22 इयर्स से आप कहेंगे तो मैं दिल्ली में ही हूँ। पिछले 22 साल से हाँ दिल्ली जी। में, एनसीआर में मतलब? दिल्ली एनसीआर में 11-12 साल तो मैं दिल्ली में ही रही हूँ, बहुत खूबसूरत। साकेत में। जी, और उसके बाद फिर जी, जैसा आपको पता है कि हम लोग ग्रेटर नोएडा शिफ्ट हो गए। बहुत खूबसूरत। नहीं, नहीं, बहुत अच्छा। फिर मुझे एक दूसरी चीज़, जैसे अभी आपने कहा ना कि बैचलर्स के बाद फिर मास्टर्स मेरे ख्याल से कर लीजिए, हाँ तभी जी। शादी हो गई और उसके बाद भी आपने पूरा कंप्लीट किया। जी, आमतौर पर बात होती है कि द हस्बैंड इज़ सपोज्ड टू बी सपोर्टिव जी, और उनका साथ और वो होना चाहिए। बट फैमिली का एक बहुत बड़ा रोल होता है, अगर कई बार कोई व्यक्ति करना भी चाहे तो जी, एक्सटर्नल प्रेशर जी, की वजह से नहीं कर जी, पाता। तो हाउ वाज़ थिंग्स फॉर यू एंड एट द सेम टाइम मैं थोड़ा-सा बाकी लोगों के लिए भी, जी। कि किस तरीके से लोगों का अप्रोच रहना चाहिए कि घर में कोई व्यक्ति अगर आ रहा है, तो अगर वो कुछ करना चाहता है तो उसके प्रति क्या रहना चाहिए? आपका एक्सपीरियंस और फिर ये? अ, मैं हर्षी आपको फ्रैंकली बताऊँ, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे कोई चीज़ ज़बरदस्ती करनी पड़ रही हो। मैंने जो भी चीज़ चूज़ की, उसके लिए फैमिली ने, हस्बैंड ने, इवन बच्चों ने, सबने बहुत सपोर्ट किया। अच्छा, आज अगर मैं इस जगह पर हूँ, हम लोग बात कर रहे हैं जस्ट बिकॉज़ ऑफ हिम क्या क्योंकि नाम है जनाब का? मेरे हस्बैंड का नाम है अनूप कुमार सिंह। श्री अनूप कुमार सिंह जी। जी। क्या करते हैं अनूप जी? और वो वेयर मिनरल्स में हैं अच्छा, और अच्छा। हेड है, बहुत अच्छा। सेल्स हेड। जी, जी, जी। अच्छा, दोनों सेल्स ही इन बैकग्राउंड, बहुत खूबसूरत। दैट्स नहीं वेरी गुड। बट उनकी सेल्स मेरे से बहुत अच्छी है। अच्छा, जी। चलिए बिल्कुल। किसी दिन मुलाकात होगी तो फिर शायद उनसे भी बैठ के बात करेंगे इस बारे एग्ज़ैक्टली में। आप मेरे से ज़्यादा आप उनसे इम्प्रेस हो जाएँगे। जी, बिल्कुल। मतलब कुछ लोगों की पर्सनैलिटी ऐसी होती है कि जिनके साथ आप बैठ के ना आप घंटों बात करते हैं, जी, आपको सीखने को मिलता है, आपको ऐसा नहीं लगता कि मतलब बोर कर रहा है और आप गेन कर रहे हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ही इज़ दैट काइंड ऑफ और हमेशा सपोर्ट करते हैं सबको। एक किसी को मोटिवेशन कैसे देना है ही नोज़। बहुत खूबसूरत। जी, तो फैमिली ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। जब जब हम लोग दिल्ली शिफ्ट हुए, तो मुझे मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बोला कि घर पे रहते हो, खाली हो, तो एक काम करो मैंने इंश्योरेंस जॉइन किया है और मुझे एजेंट्स की ज़रूरत है, तो आप एक काम करो कुछ नहीं करना है, आप एग्ज़ाम दे दो और ठीक है, आप धीरे-धीरे आपको वहाँ पे बताया जाएगा। तो मुझे भी लगा ठीक है घर पे खाली रहती हूँ तो क्योंकि मैं खाली बैठने वालों में से नहीं थी, कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता था। मीनवाइल भी दिल्ली शिफ्ट हुई, तो मैंने बिज़नेस शुरू कर दिया कि मैं लखनऊ से क्योंकि हम लखनऊ से हैं, इन-लॉज़ मेरे लखनऊ में रहते हैं, तो मैंने वहाँ से चिकन का पूरा स्टफ मँगाती थी और यहाँ पर रीसेल करती थी। तो वो अंदर से ना वो कहते हैं कि आपको खाली ना बैठने का कीड़ा हमेशा रहता था जी, और कुछ नया करना है। तो दैट वे मैंने उसको स्टार्ट किया, फिर मैंने कहा चलो ठीक है ये भी करके देखते हैं, अब नया है तो क्या हुआ। तो फर्स्ट डे मेरा सेशन हुआ और मुझे पता चला कि अच्छा यहाँ पे एक इस तरह का ऑप्शन है कि अगर आपने 6 महीने बिज़नेस किया और उसमें सर्टेन अमाउंट ऑफ आपने पॉलिसी और बिज़नेस करके दिया, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप सेल्स मैनेजर बन सकते हो, सेल्स में जा सकते हो या फिर ट्रेनिंग्स में आ सकते हो। जी, जी, जी। तो मुझे ज़्यादा जो मेरे ट्रेनर थे उनके सामने उनसे बात करके जो फ़ील हुआ मुझे लगा कि नहीं मुझे ट्रेनिंग्स में आना चाहिए। मेरा जो नज़रिया है वो अलग तरह का है। मैं शायद सेल्स के लिए नहीं बनी हूँ। तो जब उन्होंने लास्ट में पूछा तो मैंने उनको सिंपल ये कहा कि सर 6 महीने बाद मैं अपने आप को आपकी जगह देखती हूँ। ही वाज़ सरप्राइज़ पर वो बहुत खुश हुए। बोले ऐसे जवाब मुझे बहुत कम सुनने को मिले हैं। मतलब 100 में से अगर किसी ने बोला होगा तो 0.1% तो आप 0.1 में से हो तो मैं चाहूँगा कि ज़रूर आप आओ। मैंने कहा सर कोशिश करूँगी लेकिन आपको गाइड करना पड़ेगा कि आगे करना क्या है? जी, जी। और उन्होंने बताया। मैंने 4 मंथ में जैसे ही मेरा लाइसेंस आया विदिन अ 4 मंथ मैंने सारे क्राइटेरिया कंप्लीट कर लिए और 4 मंथ के बाद ही वो पिनेकल वहाँ पे प्रोग्राम हुआ करता था। जी, जी। तो मैंने उसको क्रैक किया। इश्यू आया क्योंकि जो क्राइटेरिया था 6 मंथ का था। एटलीस्ट आपको हुँ, 6 मंथ बिज़नेस करना है। मैंने 4 महीने में कर लिया, अब वो नेक्स्ट जो आएगा वो फिर 6 महीने बाद आएगा, मैं उतना वेट नहीं कर सकती थी। तो आई स्टार्ट फाइटिंग कि मैंने क्राइटेरिया कंप्लीट किया है, बिज़नेस मैं अभी भी करती रहूँगी, आप मुझसे लिखवा के रखिए और मुझे ये ट्रेनिंग्स में आने की परमिशन दीजिए। मैं एक्सेप्शन केस थी जो 4 मंथ का एक्सपीरियंस लेके ट्रेनिंग्स में पहुंची और फिर वहां पे हमें ट्रेनिंग दी गई। तो आईसीआईसी प्रूडेंशियल में मेरा जो एक्सपीरियंस था, लोगों ने जो सिखाया
और जो सपोर्ट था वो बिल्कुल अलग था। वहां से मैंने कॉर्पोरेट कल्चर सीखा कि कैसे आप लोगों को रिस्पेक्ट करते हैं, कैसे इवन आप समझते हैं कि ट्रेनिंग्स में आने के बाद जो मेरा बैच हुआ करता था 18 इयर्स से लेके 85 इयर्स तक, कोई भी हो सकता है, कोई भी लाइसेंस ले सकता है। तो रिटायर्ड अंकल भी हुआ करते थे और अलग-अलग प्रोफेशन के लोग हुआ करते थे। और ऑब्वियसली मेरी उतनी एज नहीं थी, तो मुझे समहाउ वो बैलेंस भी करना पड़ता था क्योंकि मेरे सामने जो बैठा हुआ है व्यक्ति है, वो एक्सपीरियंस्ड है। जी। और वो ये चीज़ मानते हैं, आप भी ये चीज़ समझते हैं जब आपसे कोई सीनियर बैठा हो, तो उसको अपने क्षेत्र में तो नॉलेज है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मेरे क्षेत्र में भी उन्हें नॉलेज हो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो पहले वो चीज़ उनके माइंड से ब्रेन वॉश करना कि आप अपने क्षेत्र में बहुत एक्सीलेंट हैं, लेकिन यहाँ पर आप आए हैं, तो यहाँ पर मैं एक्सपर्ट हूँ। तो आपको जो भी पूछना है, आप मुझसे पूछिए, लेकिन विद ड्यू रिस्पेक्ट सिर्फ कोर्स का। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, कई बार लोग समझ आगे सकता हूँ। भी पूछते हैं और हुँ, हुँ। डिफरेंट चीजें पूछते हैं। तो मैं ये कहती थी कि भई अभी आपको पास होना है और एग्ज़ाम देना है और बिज़नेस कैसे करना है, ये सीखिए, बाकी की चीज़ें हम लोग आगे करते जाएँगे। जी। तो वो बैलेंस बनाना थोड़ा-सा मुश्किल हुआ करता था। पर मज़ा आता था क्योंकि नए लोगों से मिलना, उनके एक्सपीरियंस शेयर करना और नए आइडियाज़ एक्सचेंज होते थे, उससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। जिन लोगों को ट्रेन किया आपने, वो अभी आकर मिलते हैं, कैसा कर रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस रहता है उनका? बिल्कुल, बहुत सारे लोग इवन मेरे क्लाइंट्स, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, वो लोग फ़ोन करते हैं, तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है कि आज भी वो याद करते हैं और वो एप्रिशिएट करते हैं कि आज हम ये कर रहे हैं, तो आपकी वज़ह से, आपने वो मोटिवेशन दिया। बहुत क्योंकि अच्छा। इस बिज़नेस में अप एंड डाउन्स बहुत होते हैं, तो मैं हमेशा कहती थी कि आप ये मत सोचो कि मैं यहाँ पर हूँ, तो मेरी लाइफ़ में अप एंड डाउन्स नहीं आते हैं। लेकिन ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, जब डाउन आएगा, तो अप उससे अच्छा होगा। बहुत अच्छा। रात सबसे काली होती है सवेरा होने से पहले। अब मैंने सही बोला या गलत बोला तो नहीं पता, मगर ज़िस्त बात की यही थी। जी, बहुत अच्छा। अच्छा, गरिमा जी, एक और मैं छोटी-सी चीज़, जैसे आमतौर पर क्या होता है कि किसी भी विधा में, जैसे आप आती हैं, सेल्स की कोई भी, अगर हम किसी भी इंडस्ट्री में बात करें, तो कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, बहुत ज़्यादा प्रेशर भी है। जी, वो ट्रेनर के ऊपर भी है कि अब ये जो नया आज बैच है, इनको ट्रेन करके ऑनबोर्ड करना है, बिकॉज़ देयर आर सम सर्टेन क्राइटेरियाज़ दैट दे नीड टू बिल्कुल। फुलफिल, लाइक दैट, है ना? तो इस पूरी विधा में हमेशा अपने टोज़ पर रहना होता है, हमेशा तैयार रहना होता है नई चीज़ों के लिए, सब चीज़ों के लिए, और लोग वक़्त नहीं निकाल पाते, जी। बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। मगर उसमें से भी फिर वक़्त निकालना अपने परिवार के लिए भी, और साथ ही साथ ये जो यहाँ ताज आपका रखा हुआ है, इसके लिए, हाउ डिड दैट हैपन? हाउ डिड यू एक्चुअली मैनेज्ड ऑल सच थिंग्स? हर्ष जी, मुझे ना चैलेंजेस लेना बहुत पसंद है और मेरा ये मानना है कि इंसान अगर खुद खुश होगा, अंदर से वो खुश होगा, तो बाहर उसके आस-पास जितने लोग हैं, उन सभी को खुश रख पाएगा। तो अपने लिए तो टाइम निकालना ही निकालना है, चाहे वो कैसे भी निकालना है और आप अपनी फैमिली के लिए भी निकालना है, अपने काम के लिए भी निकालना है, तो उसको कैसे मैनेज करना है, आपको प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा। मैं आपको बताती हूँ, मैंने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल छोड़ने के बाद मैंने सॉरी ट्रेनिंग में ही रिलायंस लाइफ में जॉइन किया, वहाँ पे रीजनल ट्रेनिंग मैनेजर थी। और कुछ टाइम काम करने के बाद वहाँ पे हमारे जो ज़ोनल मैनेजर थे, उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि आप सेल्स में आ जाओ, बिकॉज़ यू आर डूइंग ग्रेट। तो जी। ट्रेनिंग में रह के उतना आपको नाम शोहरत नहीं मिलेगी हुँ, जितना आप सेल्स में आके कर सकते इंसेंटिव्स हो। भी उतने नहीं मिल पाते। ऑब्वियसली, ऑब्वियसली। तो मैंने कहा कि सर मुझे सेल्स शुरू से नहीं पसंद है, लेकिन आप कह रहे हो तो ठीक है, मैं एक बार ट्राई करती हूँ। मैंने 1 साल काम किया, पर समहाउ मुझे क्योंकि घर में क्योंकि मेरी प्रायोरिटी जो थी फैमिली थी, जी, तो मैंने जॉब क्विट किया और घर पे बच्चों को क्योंकि उस टाइम पे दोनों ही टीन वाले एज में आ रहे थे, तो मुझे लगा कि नहीं, इनको टाइम देना ज़रूरी ज़्यादा है। ज़रूरी। एक पौधा जब बड़ा होता है तो उसको आप पहले से ही सँभाल लेंगे, तो वो इधर-उधर नहीं जाएगा, एक प्रॉपर शेप में आएगा, अदरवाइज़ वो फिर शेप चेंज होने के चांसेस होते हैं। जी, तो मैंने जॉब क्विट किया, पर जैसा मैंने आपको बताया, मैं खाली नहीं बैठ सकती, मुझे कुछ चाहिए होता है। तो उसी ड्यूरेशन में मैंने फिर अपना एनओसी लेके एसडीएफसी लाइफ जॉइन किया और एसडीएफसी में मैंने एज़ फाइनेंशियल कंसल्टेंट काम शुरू कर दिया।
मीनवाइल क्योंकि वहाँ पे मैं घर से भी कर सकती थी, मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी थी, तो मैं घर से भी काम करती थी, बच्चों को बोल देती थी कि आज कीज़ आपके पास हैं, आप आ जाना, और उस तरह से हमने मैनेज करना शुरू किया। तो और इस तरह से फिर आज जो स्थिति है वो बन गई। जी। बहुत, बहुत खूबसूरत। अ, किसी भी, जैसे अभी आपने 2-3 बार ज़िक्र भी किया कि पेड़ का भी आपने एग्ज़ाम्पल दिया। किसी के लिए भी अपना परिवार और ख़ासकर के लिए किसी महिला के लिए, जो कि वर्किंग वुमन जो काम कर रही हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है उनके लिए अपने परिवार को देखना, क्योंकि अभी तक की जिस तरीके की परिस्थितियों से लड़कर वो यहाँ तक पहुँची हैं, जी, और अगर बाहर किसी की भी अपेक्षा के अनुसार उनका परिवार नहीं रहा, कुछ भी चीज़ कहीं पे भी हो सकती है, जी, तो उन पर सवालिया निशान बहुत खड़े होते हैं। बिल्कुल। उन पर ज़्यादा सवाल किए जाते जी, हैं कि स्वयं व्यस्त रहती हैं और परिवार देखिए ऐसा है। हाँ जी। तो कभी किसी भी चीज़ का प्रेशर आया काम करते हुए, ये लगा कि आई हैव टू फॉल बैक, या कुछ भी इस तरीके का हुआ कभी? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि आप कोई भी काम करते हैं तो आपके परिवार का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। जी। तो जब मैंने काम किया तो मेरी फैमिली ने मुझे पूरा सपोर्ट किया। मैं बाहर भी जाती थी, तो मेरे हस्बैंड बच्चों को देखते थे, मेरे इन-लॉज़ आ जाते थे, वो सपोर्ट करते थे, तो उस सपोर्ट की कभी कोई कमी नहीं रही। मेरा भी हमेशा यही था कि नहीं, मेरे पास जो टाइम है वो फिर मुझे अपनी फैमिली को देना है, जी, क्योंकि वो मुझे अपना समय दे रहे हैं, वो मेरे लिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं, बिल्कुल। और उन्होंने उस चीज़ को कभी खराब नहीं होने दिया कि नहीं, अगर मम्मी नहीं है तो हमें पढ़ना नहीं है। मेरी डॉटर थ्रू आउट फर्स्ट क्लास 90% अबव उससे पास हुई, बेटा वैसे ही। तो ऑब्वियसली आपको एक होता है ना कि आपको वो अपब्रिंगिंग उस तरह की हमने दी कि पूरी आज़ादी दी, लेकिन ये भी बोल के रखा कि आप जो करो, ये सोच के करो कि जो कर रहे हो उससे डाँट तो नहीं पड़ेगी। अगर आपने ये सोच लिया तो आप सही और गलत खुद कर लोगे, उसके लिए आपको मम्मी या पापा को बताने की कभी ज़रूरत नहीं है। तो आज तक दोनों मेरे बच्चे उसी चीज़ को फ़ॉलो नाम भी करते बता आ दें रहे हैं। उनका? अनन्या मेरी डॉटर है, जो कि ऑनर्स में कर रही है डीयू से, हुँ। और बेटा एमआईटी से इंजीनियरिंग उसने अभी एडमिशन लिया नाम है। बेटे का? निश्चय। निश्चय जी, बहुत बढ़िया। चलिए, शुभकामनाएँ हम दोनों को। जी, बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि मुझे याद है जब हम स्कूल में थे तो कुछ बच्चे हमारे साथ, मतलब मेरे कलीग्स, उनके जो पेरेंट्स थे वो वर्किंग थे। तो मैं देखता था किस तरीके से वो समय से पहले ज़िम्मेदारी का भाव उनके अंदर आ जाता था, जी, कि जाएँगे तो चाबी वहाँ होगी, इस तरह से कपड़े वहाँ टाँगने हैं, ये करना है, मम्मी शाम को इस समय आएँगी। जी। तो वो ज़िम्मेदारी ज़्यादा अच्छे से समझ सकते थे, और बढ़िया भी कर रहे हैं जीवन में। थोड़ा-सा मैं इस क्राउन की कहानी जी। आपसे जानना चाहूँगा। वैसे तो ख़ैर अ, आपने बताया कि सॉरी आपको मैं बीच में जी, जी, प्लीज़ बताएँ। इंटरप्ट कर रही हूँ। नहीं, नहीं, प्लीज़ बताएँ। अ, मैं आपने जैसे कहा कि बच्चों को पता होता है, हुँ, क्योंकि मेरी मदर खुद जॉब में थी, जी, तो हमने वो सारी चीज़ें खुद शुरू से सीखी। तो शायद ये चीज़ पहले से थी कि कुछ काम करना है, आपको जॉब करनी है या बिज़नेस करना है, दैट इज़ अदर थिंग, लेकिन आप कुछ करोगे तो आपको बच्चों को शुरू से वैसे ट्रेन करना है। तो जो उनका कहते हैं ना, पैदा होने के बाद से जो उनका पालना और उनको बड़ा किया, वो उसी तरह से किया कि वो कब उस साँचे में ढल गए, मुझे भी नहीं पता चला, शायद उन्हें भी नहीं पता चला होगा। तो हुँ, वो सारी चीज़ें हमारी रही। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस रहा। जी, बिल्कुल। और ऐसे ही जैसे मैंने आपको बोला कि आप खुद खुश रहेंगे, तो आप दूसरों को खुश रख बिल्कुल। पाएँगे। सारे लोग इतने अच्छे हैं, कई बार आप अपने आप को भूल जाते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। तो वैसे ही थोड़ा-सा मेरे साथ भी हुआ कि शादी हुई, तो उससे पहले तो बीच में एक होता है ना कि जब आप यंग हो रहे होते हो तो आपको मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स ये सारी चीज़ें देखते हैं। जी। तो थोड़ा-सा मुझे भी हुआ कि नहीं यार, मुझे भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। पर समहाउ वो सारी चीज़ें उस समय कहते हैं कि वो आग जली और वहीं पे शांत हो गई। उसको हुँ, हुँ, हुँ। टाइम नहीं मिला। जी, जी, जी। एक दिन बैठे हुए मैं अपनी डॉटर से बात कर रही थी कि ऐसे-ऐसे मैं सोच रही थी, हुँ, और अभी भी अगर मौका मिले तो मैं ज़रूर जाऊँगी। चांस की बात है, मेरी डॉटर बोलती है, "तो अभी क्या बिगड़ा है? आप क्यों नहीं ट्राई करते हो?" जी। और उन्हीं दिनों एक पेजेंट का एड आया सोशल मीडिया पे, तो मैंने कहा कि चल अच्छा मैं ट्राई करती हूँ, और मैंने उसको फिल करके फॉर्म आगे कर दिया। मेरा ऑडिशन आ गया। उस टाइम तक भी मैंने घर में किसी को नहीं बताया था कि ऐसा कुछ है। मैंने कहा पता नहीं कुछ होगा, नहीं होगा। कहीं ऐसा ना हो ये बच्चे मज़ाक बनाएँ कि हमने तो मज़ाक में कहा था और हुँ, आप तो सीरियस हो गए।
तो मैं ऑडिशन भी दे आई। ऑडिशन के बाद जब मेरा मुझे सेलेक्ट किया गया और मैं फाइनलिस्ट में आई, तो फिर मैंने कहा नहीं यार, अब घर में बता देती हूँ, मतलब ये सारी चीजें ऐसी नहीं है कि आप छुपा के कोई चीज कर सको। नहीं, और और वैसे अब स्थिति भी ऐसी आ गई कि बताया हाँ, जा सकता बताना है। बताना भी जरूरी जी, है जी, और जी। बताया भी जा सकता है। तो फिर मैंने घर में बताया कि ऐसे ऐसे है और मुझे नेक्स्ट राउंड के लिए सेलेक्ट कर लिया है और मुझे जाना है। तो दे वर सो हैप्पी। मैं वो रिएक्शन उन लोगों से मतलब एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी कि वो ऐसा रिएक्शन देंगे, कि वो मतलब इतना खुश थे जितना शायद मैं नहीं थी। और वो जो उनका मोटिवेशन और वो जो उनकी खुशी थी, वो शायद मुझे और आगे लेके गई। जी। और वहां से जब मैं पेजेंट विनर होकर मैं लौटी, तो मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे दोनों मुझे एयरपोर्ट पे लेने आए, और मतलब वो फील ऐसा आ रहा था कि मैं सेलिब्रिटी हूँ। और बिल्कुल, बिल्कुल। जब हम घर आए तो घर पे सबने वैसे ही पार्टी की, और वो क्या मतलब लोगों ने कॉल करके मुबारकबाद दे रहे हैं। तो समय लगा कि नहीं यार, कुछ अचीव किया है। लाइफ में कुछ बदलाव आ हाँ, गया। बिल्कुल कुछ बदलाव आया है। और जहां पर अभी तक ये सुनने को मिलता था कि ये मिसेस कटियार की बेटी है या मिस्टर कटियार की बेटी है या उनकी बहू है या उनकी वाइफ है, आज आपने अपने आप को अलग एक, आपका नाम, एक मुकाम स्थापित किया है। आपके नाम से लोग आपको जानते हैं। पहचान बदल गई एक पहचान, हाँ। और जुड़ गई। बिल्कुल। बहुत खूबसूरत। तो जी, तो यहाँ से मतलब आपकी पूरी जर्नी स्टार्ट जी, हुई। और ये बिल्कुल। जर्नी जो है इसमें ये पिट स्टॉप, ये जो था आपके, जो ताज यहाँ रखा हुआ है, ये कैसे आया? मैं इसकी कहानी जानना चाहता हूँ। बिल्कुल, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। रिचा लग्ज़री डॉट पीआर की ओनर हैं, उनसे मेरी बात हुई और उन्होंने तभी ये अपना पीआर कंपनी स्टार्ट किया था, तो मैं उनके साथ तब से स्टार्ट हूँ जब से उनकी कंपनी स्टार्ट हुई है। जी, तभी से उनके साथ हैं आप। जी। और उनसे बात करने के बाद मुझे लगा कि नहीं, ये इनके साथ काम करने में मज़ा आएगा। ऑब्वियसली आपको जहाँ पर इंटरेस्ट होता है, आपको अच्छा लगता है, आप वहाँ पर काम भी बेहतर कर सकते जी, हैं, बिल्कुल। क्योंकि आपको वो एक माहौल मिल रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैंने उनके साथ काम किया, उनका मेट गाला शूट था, लुक बुक करके एक शूट था, तो मैंने कई सारे उनके साथ शूट किए। अभी जनवरी में लीला में उन्होंने अपना इवेंट किया था, अवार्ड सेरेमनी, वहाँ पर हम लोग थे। प्लस अभी 22nd अगस्त को उन्होंने क्राउनिंग सेरेमनी किया, जिसमें ये ताज हम लोगों को पहनाया गया। हम 16 लोग थे, अलग-अलग फील्ड से हैं, अलग-अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये एक शोभा की चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, जो उन्होंने शायद ये सोच के दी कि हम उस ज़िम्मेदारी को अच्छे से निभा पाएँगे। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ऋचा और उनकी टीम इतनी अच्छे हैं कि आपको वो कभी फ़ील नहीं आने देंगे कि आप उनके साथ जुड़े हो। तो एक होता है ना कि आपको वो एक कम्फ़र्ट लेवल देना, तो उन्होंने हमेशा वो कम्फ़र्ट दिया। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं हमेशा उनके साथ जुड़ी रहूँ, ऐसे ही हम लोगों के संबंध बने रहें। बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत। पर मुझे एक एक विचार, मतलब सोच के स्तर का एक सवाल है। जैसे अभी आपने बताया ना 16 सब थे और अलग-अलग विधाओं से थे। जी, कुछ हाउस मेकर्स भी थे शायद, जी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। किसी भी महिला के लिए एक स्तर तक काम और सारी चीज़ें बहुत ही ऐसी हो जाती हैं कि दूसरों के लिए जी, परोपकार का भाव जो होता है वो जी, सर्वोपरि रहता है। फिर उसके बाद कई बार क्या होता है कि जब अपने स्तर पे अपने लिए कुछ करने की जब मन में आती है, तो अभी तक की जो ये अर्जित जानकारी है और ये सारी चीज़ें हैं कि हमेशा दूसरों के लिए करना है, ये आड़े आ जाती है। तो जब आप किसी, क्योंकि अब इस इंडस्ट्री में हैं, लोगों से मिलती हैं, तो जी। कभी जब किसी ऐसे व्यक्ति से मिले जिसके अंदर ये भावना है, तो कैसे डील किया? और अगर नहीं भी मिले, तो व्हाट्स योर टेक ऑन इट? जब आप खुद दूसरों को आगे रख रख कर इस जगह पहुंच जाते हैं कि अब खुद को आगे रखने में संकोच होता है और नहीं समझ में आता, जी। आपका क्या कहना है इस पे? अ, कई बार कहते हैं ना, आप पीछे से भी चीज़ों को अर्जित कर पाते हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि मैंने अभी तक लोगों को कोशिश की है कि किसी को हर्ट नहीं करूँ, और अगर उनको लगता है कि वो आगे बढ़ के काम कर सकते हैं, तो वेल एंड गुड, मुझे तो बहुत अच्छा है कि मेरा भी काम
उनकी तरफ से सॉर्ट आउट हो गया। जी, जी। पर जैसा कि मेरा टाइटल है टैलेंट आइकन ऑफ लग्ज़री डॉट पीआर, अच्छा। तो समहाउ मैं भी मानती हूँ कि टैलेंट आपके अंदर सिर्फ़ एक जगह से नहीं आता है, आप कहीं से भी सीख सकते हैं। जो आपसे आगे बढ़ रहा है, जो आपसे आगे है, आप उससे भी सीखेंगे, जो आपके पीछे है, आप उससे भी सीखेंगे। तो सीखने के लिए कभी कोई कमी नहीं है, इसलिए मुझे कभी ये नहीं फ़ील हुआ कि मेरे से आगे है, तो मुझे आगे जाना है। जी। लेकिन ऑब्वियसली आप कोशिश ज़रूर करते हैं, उसके लिए मेहनत करते हैं, लेकिन किसी को गिरा के आगे जाने वाला मेरा नेचर नहीं है। जी, बहुत अच्छा। अ, मेरे ख़्याल से मेरा सवाल जो था वो मैं थोड़ा-थोड़ा अलग था। उसमें ये था कि जैसे अ, माता सीता को भूमिजा कहा गया, भूमि की पुत्री। किसी भी महिला को अगर उपमा देते हैं तो पृथ्वी की तरह देते हैं कि सहनशीलता बहुत है। जी, तो ऑटोमैटिकली ना एक एक लर्निंग अभी तक दी गई थी कि आप हैं तो आप लोगों का ख़्याल रखेंगी और वात्सल्य है, इतना इतना प्रेम भाव से मिलती हैं, करुणा भाव से मिलती हैं। तो एक पॉइंट तक आते-आते वो ज़िंदगी दूसरों के लिए ही जीना, अपने परिवार के लिए, इसके लिए, उसके लिए, वही जीना शुरू कर देते हैं, समाज के लिए और इस तरह से। जी, फिर उसमें खुद को आगे रखना, जी। कि नहीं, नहीं मुझे भी जाना है, मुझे ये करना है। तो वो आपको कई बार लगता है कि नहीं, दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ नॉट राइट। मैं अपने लिए कैसे कर सकती हूँ? मैं तो इनके लिए कर रही हूँ क्योंकि अभी तक की लर्निंग वो है ना? मैं वो पूछना चाहता था। हर्ष जी, मैं यहाँ पर हुँ, थोड़ा-सा मेरे लिए हुँ, ये सवाल का जवाब देना चैलेंजिंग होगा, जी, क्योंकि बचपन से जो मुझे सिखाया गया, यही सिखाया गया कि आप अपने लिए जियो, बहुत बढ़िया, अपना करो और आप खुश होगे, तो आप अपने परिवार को, अपने साथियों को खुश रख बहुत पाओगे। खूबसूरत। आपको अपने आप को मजबूत बनाना है। और वही सीख शायद बच्चों की और हस्बैंड की और मेरे इन-लॉज़ की थी कि आप आगे बढ़ो। तो वहाँ पर कभी मुझे वो चैलेंज नहीं आया कि नहीं, आपको पहले परिवार देखना है, तब आप अपने लिए टाइम निकालें। इसीलिए आज मैं 10 दिन, 12 दिन के लिए भी बाहर जाती हूँ, तो मुझे वो टेंशन नहीं होती कि मेरे पीछे कौन सँभालेगा, क्योंकि मुझे पता है वो ईज़िली सारी चीज़ें मैनेज होती है, क्योंकि वो आज तक होती आई है। बिल्कुल, उनका सपोर्ट है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सॉरी, मैं इस सवाल का आपको नहीं, नहीं, जवाब नहीं बिल्कुल दे कोई दिक्कत पाऊँगी, नहीं, क्योंकि वो एक्सपीरियंस ही नहीं कभी किया। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप इस चीज़ का जवाब नहीं दे पाएँगी। दिस इज़ द बेस्ट थिंग पॉसिबल। कारण ये है कि अ, हम किसी भी व्यक्ति, किसी भी बच्चे के ऊपर सबसे बड़ा ज़ब्र ये करते हैं कि हम उसे पंख तो दे देते हैं, मगर फिर उससे कहते हैं कि उड़ने उड़ना के तुम्हें लिए आसमान नहीं है। कि उड़ना तुम्हें इस ही फ़ील्ड में है। जी। नहीं, ऐसा भी नहीं कि उड़ने नहीं दे रहे, हुँ, मगर हुँ। उड़ के बता दिया नीचे एक डोर बाँधी हुई है। ज़िम्मेदारी की हो गई, उस ज़िम्मेदारी को कई बार इमोशंस का कलेवर चढ़ा देते जी। हैं कि नहीं, यू हैव टू बी वेरी मच इन्वेस्टेड इमोशनली इन द पीपल हुँ, अराउंड। हुँ, हुँ। अगर मेरी ग्रोथ के आगे कोई एक ऐसा रिश्ता आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो मैं फिर बैठ के सोचूँगा ना, वो बिल्कुल, वाली चीज़। तो बिल्कुल, बहुत खूबसूरत है ये कि आपके साथ ये नहीं हुआ और मैं यहाँ बैठकर मैं चाहूँगा भी यही कि किसी के साथ ऐसा ना हो। हर किसी को अपने बिल्कुल, हिस्से की उड़ान, अपने हिस्से का सफ़र बिल्कुल। करने का मौका मिले। बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा गरिमा जी आपसे मिलकर और जो आपको मिला है टैलेंट आइकन, तो कौन-कौन से टैलेंट्स ऐसे हैं जो दो छुपे रह गए मेरे ख्याल से इंटरव्यू में बाहर नहीं आए कुछ? नहीं, ऐसा कोई हुँ, भी टैलेंट नहीं है। ऑल्दो बस मैं एक चीज़ ज़रूर आपको बताना जी। चाहूँगी कि मुझे साड़ी पहनने का बहुत शौक है, आप देख ही रहे होंगे। जी, जी, जी। मैंने क्राउनिंग सेरेमनी में भी साड़ी पहनी थी जी। और मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप की साड़ीज़ अलग-अलग स्टेट की ड्रेप करती हूँ। हुँ, हुँ। तो मेरा जो एक लोगों को एक संदेश देने का है कि आप अपनी सभ्यता से दूर मत जाइए। अच्छा। आप नई चीज़ें सीखो, आप करो साथ दो, लेकिन आप अपनी जड़ों को मजबूत बना के रखिए। इसीलिए मेरा जो सेशन था वो हिंदी में था। वहाँ पर भी मैं अभी भी जब कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जाती हूँ तो कोशिश होती है कि मैं साड़ी में ही कॉन्फ्रेंस अटेंड करूँ। जी, वो फ़ोटोग्राफ्स देखे मैंने बिल्कुल हाँ, जी। ये ओवरनिंग है साड़ी। जी। और हिंदी सेशन तो कोशिश वही कि मैं हुँ, सामने लोगों से हिंदी में ही वार्तालाप करूँ। हुँ। और ठीक है, जहाँ पे नहीं समझ में आता है वहाँ पे इंग्लिश में भी बात करते हैं। लेकिन आवश्यकतानुसार। हर कोई होता है ना, आपने देखा होगा जैपनीज़ है वो अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं। उन्हें कोई हिच नहीं होती कि हम हिंदी में मतलब जैपनीज़ में बात क्यों कर रहे हैं। लेकिन हमारे लोगों में थोड़ी-सी हिच ये है कि अगर कोई हिंदी में बात कर रहा है, तो लोगों को ये लगता है कि यार ये थोड़ा-सा बैकवर्ड है। ये साड़ी पहना है तो ये थोड़ा-सा बैकवर्ड है। उस चीज़ से आगे और मेरी आने वाली जनरेशंस को भी
मैं चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि आप एक चीज़ में, एक स्टाइल में बंध के रहें। साड़ी को आप कितने मॉडर्न तरीके से पहन सकते हैं, दैट इज़ ऑल्सो कि आपकी नई जनरेशन उसको एक्सेप्ट करे। बहुत तो खूबसूरत। मेरा यही संदेश है कि आप अपनी जड़ों से जुड़ के रहें और अपनी सभ्यता और इस सब को भी प्रमोट करें। जी, और साथ ही साथ सबसे ज़रूरी ये है कि जो आप हैं, जो आप अभी तक अभी किसी और के लिए खुद को ना बदलें। बिल्कुल, बिल्कुल, जो आप अभी तक सीखे हैं जी, इस पूरे जीवन से, उसको किसी के सामने रखने से, उसको किसी के सामने जताने से, बताने से, आपके अंदर में हे दृष्टि का डर ना हो कि मुझे उस जी, दृष्टि से देखेगा, या बिल्कुल। फिर हीन भावना के आप शिकार ना हो, ऐसा जी, कमतरी ना आए आपके अंदर। जी, बहुत खूबसूरत ये आपने चीज़ कही, ज़रूरी भी हो जाता है ये हमारे लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद गरिमा जी, आप आईं, आपने बातचीत की और अ, जिस तरह से आपने हर किसी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, एक स्ट्रॉन्ग वुमन होने के अलग-अलग एग्ज़ाम्पल्स हो सकते हैं। जी, आप बहुत बड़ी एग्ज़ाम्पल हैं उसके लिए, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, स्ट्रॉन्ग फीमेल, एक स्ट्रॉन्ग अ, इंडिविजुअल का। क्यों? क्योंकि इस तरह से आपने अपने जीवन के बारे में बताया कि कभी खाली नहीं बैठ सकती, रुकना नहीं समझ में आता, ज़िम्मेदारियों का भान खुद भी है और दूसरों को भी कराना आता है, और साथ ही साथ फ़िल्ड ऑफ माइसेल्फ आई एम हैप्पी, वो एक बहुत-बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, कोई भी सीख सकता है। बहुत-बहुत धन्यवाद एक बार जी, फिर आपका। धन्यवाद। तो ये थी गरिमा कटियार जी। बड़ी खूबसूरत बातचीत रही, निजी स्तर पे मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और मुझे सबसे अच्छी चीज़ जो एक लगी, एक शेर याद आता है, मैं वो पढ़ूँगा, और वो केवल गरिमा जी के लिए नहीं, वो आप जो सुन रही हैं आपके लिए नहीं, वो हर किसी के लिए है कि यहाँ डूबा, यहाँ डूबा तो कहीं और जाकर उगेगा, ये जो सूरज है औरत का जिगर रखता है। इसी शेर के साथ बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए ये समझना भी कि कोई भी महिला जो हमारे आस-पास है, माँ है, बहन है, गर्लफ्रेंड भी है, वाइफ, कोई भी किसी भी फॉर्मेट में है, तो उनको उनके सपनों को जीने में जो समर्थन चाहिए, मूक समर्थन भी हो सकता है, वो हम दें और खड़े रहें उनके पीछे, उनके साथ चलते रहें, तो ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी। मेरा निजी मानना ये है, बाकी आप अपनी सोच खुद बना सकते हैं, और दोबारा फिर मुलाकात होगी किसी दूसरे गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए और देखते रहिए एमएस टीवी।